ओके, तो इस लेक्चर में चूँकि हमने फोर्स एंड मोशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब उसके कुछ एमसीक्यूज़, पहले तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो पिछले साल के दो टेस्ट हुए थे एमडी कैट के। पहला टेस्ट जो था वो ईटा ने कंडक्ट किया था और दूसरा टेस्ट फिर केएमयू ने कंडक्ट किया था। तो उसको हम यहाँ पर फोकस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो पहला टारगेट हमारे पास होना चाहिए है वो तो उन क्वेश्चंस का होना चाहिए है जो कि डायरेक्टली वहाँ पर उस इदारे की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़ाहिर है सबसे जो मतलब टारगेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए हैं या टारगेटेड मटेरियल होना चाहिए है वो वो वाला होना चाहिए। तो ये किसी भी एक कोड का, तो ज़ाहिर है ये जो आपके पास मटेरियल है यहाँ पर क्वेश्चंस का, उसमें ये जो कोड मैंने यहाँ पर लिया था इंटरनेट से वो था कोड बी। तो ज़ाहिर है ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि ये 124 नंबर क्वेश्चन मेंशन किया है, तो ये उसी कोड के लिहाज से है। ज़ाहिर है किसी कोड ए बी सी का या डी का वो नंबर जो है ना डिफरेंट हो सकता है। सो ज़्यादा टाइम लिए बगैर हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विल हैव अ कांस्टेंट। अब ज़ाहिर है यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है वो बेसिकली आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन में दो चीज़ें एक रिक्वायर की गई हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ दिस थिंग एंड द सेकंड इज़ हेयर। और इसमें जो पहली जो टर्म है वो आपके पास क्या आ रही है, उसके साथ इन्होंने कांस्टेंट की टर्म लगाई हुई है, और दूसरे के साथ वो क्या कर रही है, वो क्वांटिटी वेरिएबल है। सो यहाँ पर यह चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए है कि जब भी कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही हो तो उसका हमें पता होता है कि उसकी वेलोसिटी का अगर बिल्कुल तो ज़ाहिर है वेलोसिटी में दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरी उसकी डायरेक्शन है। और अगर वो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन के केस में है सो इसमें इसके में डायरेक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या करता जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाएगा। सो ये चीज़ तो हमें कंफर्म होनी चाहिए है कि इसका ये जो वेलोसिटी वाला फिगर है ये हमें वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्मली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के केस में हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, सो ये जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल एल्टीट्यूड्स पर हम उसकी वैल्यू को कांस्टेंट लेते हैं। सो इसकी वजह से ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। तो अगर आप ऑप्शंस पे भी नज़र दौड़ाएं, कांस्टेंट के साथ पहला पहला ऑप्शन वेलोसिटी है, दूसरा एक्सेलरेशन है पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो ज़ाहिर ये तो फिट नहीं आता, क्योंकि कांस्टेंट अगर पहला आने वाला है तो वो एक्सेलरेशन होगी। किनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ये क्यों गलत हैं? किनेटिक एनर्जी बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, और चूंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो किनेटिक एनर्जी भी वेरी कर रही होगी। ठीक है, और वेलोसिटी तो वेरी कर रही है, लेकिन ये जो बी वाला ऑप्शन है ये इस किनेटिक एनर्जी की वजह से हम पिक नहीं कर सकते। तीसरा जो ऑप्शन है एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का, ठीक है, और वेलोसिटी के वेरिएबल होने का, ये बिल्कुल वहाँ पर फिट आता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है वो किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, वो भी गलत है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट है और यहाँ पर वो वेरिएबल के साथ लिखी हुई है, तो वो भी गलत है। तो इस तरह से जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये उसी बी कोड में सेकेंड 130 नंबर सीरियल नंबर के साथ आया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरह से किया गया है, दैट अ ट्रेन ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक पासिंग
सिग्नल, एक सिग्नल को क्रॉस करता है और उसकी उस वक्त की स्पीड जो है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रीचेज सिग्नल बी 100 मीटर फर्दर देन ए। तो ये आगे इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जब जाना शुरू करता है, किस स्पीड के बाद, 20 मीटर पर सेकेंड से, तो वहाँ 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है और वो मीटर पर सेकंड यहाँ पर दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली यूनिट्स में मीटर पर सेकंड देने का कोई वो लॉजिक नहीं बनती, इस वजह से वहाँ पर उन्होंने सिर्फ नंबर दिया हुआ है। तो अब इस केस में चूँकि आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यहाँ पर मालूम है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास हो गई 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज़ स्पीडिंग अप, सो ये पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर हो गया फर्दर 100 मीटर, और उस 100 मीटर के बाद जो वेलोसिटी है वो मालूम करने का कहा गया है। सो वेरी ब्यूटिफुली यू कैन लुक इन टू ऑल दीज द 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन, और उसमें आप देखें कि अगर ये चेक लगाएं आप कि वी आई, ए, एस और वी एफ they exist in the third equation of motion. So 2as is equal to vf square minus vi square, और यहाँ पर corresponding values अगर आप लगा दें तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, s की वैल्यू है 100, vf स्क्वायर हमने मालूम करना है, vf की वैल्यू मालूम करनी है, vi आपके पास 20 है तो 20 का स्क्वायर ले लें। अगला जो स्टेप होगा उसमें ये आ जाएगा कि ये 2 2s are 4, ये हो जाएगा 400, और वी एफ स्क्वायर ये भी आपके पास हो जाएगा 400, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी, ये 400 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी 800। तो अब इस सिचुएशन में ये जो आपके पास रिज़ल्ट आ गया है यहाँ पर अब थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, सो दैट विल बी द वी एफ इज़ इक्वल टू 800। अब ये आप नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, बहुत मुश्किल है आपके लिए वहाँ पर ये काम करना, लेकिन थोड़ी सी अगर आप लॉजिक यूज़ करें कि 900 का जो स्क्वायर रूट है वो 30 के बराबर होता है, सो 800 का स्क्वायर रूट जो है इट विल बी समवट क्लोजर टू 30, ठीक है। और फिर आप ऑप्शंस की तरफ जाएं तो ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, एक 10 है, 20 है, 28 है और 56 है। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ये चीज़ होगी, और अगर आप कैलकुलेटर से भी अभी आप इसको चेक कर लें सो इट विल बी नियरली इक्वल टू, इट विल बी अबव 28 समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कैलकुलेशन से रिज़ल्ट जो है वो एग्जैक्टली वही आपके पास आए जो कि जवाब में दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उसी कोड में 141 नंबर से आया हुआ है यह क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, दैट इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो फोर्स, ठीक है। नो फोर्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, बल्कि अक्सरियत यहाँ पर जो जिक्र होता है तो नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। एक्टिंग ऑन इट सो इट विल एक्सेलरेट एंड एवेंचुअली स्टॉप, तो ज़ाहिर है जब फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है तो इससे एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी, तो डिसेलरेट नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन हमेशा सारे ऑप्शंस देखा करें, ठीक है। ए देख लिया वो गलत है, फिर उसके बाद बी पर आपने एक नज़र मार ली और वो ठीक है आपको लग रहा है, सो टेक इट एज कि ये ठीक है। इट विल स्टॉप इमीजिएटली, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बॉय, बिकॉज ये उसी पहले की एक्सटेंशन है कि ये डिसेलरेशन कर सकता है, तो ये स्टॉप का ऑप्शन नहीं आ सकता आपके पास क्योंकि ये वेलोसिटी की वेरिएशन से रिलेटेड है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़ीरो है तो ये नहीं हो सकता।
इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, ये भी नहीं हो सकता वाई, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है। तो अब आप कॉन्फिडेंस से टिक कर सकते हैं बी वाले ऑप्शन को, ठीक है। सो ये जहन में रहे कि कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि दो ऑप्शंस एट ए टाइम ठीक हों और उसके लिए डी या ई ऑप्शन में उन दोनों ऑप्शंस के बारे में जिक्र हो। तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर जल्दी ना करें, वरना खामखा एक जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा उस पर आप अपने आप को उसके नंबर से अपने आप को महरूम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 146 सीरियल नंबर पे आया हुआ है ये क्वेश्चन उसी टेस्ट में। इन थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये उस लिहाज से ये जो सिलेबस दिया है ना, ये उससे आउट है, ठीक है। सो दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। ज़ाहिर है इसी पर आपको फिर उन्होंने एक्स्ट्रा नंबर भी दिया होगा, लेकिन दैट वाज द मेन रीज़न। लेकिन ये थोड़ी सी यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इसी क्वेश्चन को सिलेबस के अंदर भी किया जा सकता है। मैं पहले इसकी सोल्यूशन आपको बताता हूँ। ये ए एक्स ए वाई ए जेड तीन कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स बी वाई और बी जेड तीन कंपोनेंट्स हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट मालूम किया गया है। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमें रूल सिंपल पता होना चाहिए है कि एक्स टू एक्स, वाई टू वाई और जेड टू जेड हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, बाकी सारे मल्टीप्लिकेशन से रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। सो ये 4 इंटू 1 से आ जाएगा 4, -3 प्लस -3 इंटू 5 से फिर आ जाएगा -15, और +2 -2 से मल्टीप्लिकेशन से रिज़ल्ट आ जाएगा -4। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिज़ल्ट आएगा आपके पास -15। इसमें अगर आप आंसर देखें, आंसर में भी एक ब्लंडर दोनों किया हुआ है कि कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो ये -15 आपके पास आंसर आना चाहिए है इस पे। तो अगर वो क्वेश्चन सिलेबस में भी होता फिर भी ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये उनकी गलती है टेस्टिंग एजेंसी की, तो वो आपको नंबर उसमें एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात आती है दैट हाउ कैन आई ब्रिंग दिस क्वेश्चन विद इन दिस सिलेबस, ये अब ये ट्रिक है। अगर वो ये यूज़ करते ना तो वो ये कर सकते थे। कैसे कि फोर्स आपको दे देते, किस तरह से, 4i -3j +2 के, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे देते आपको i +5j -2 के, ठीक है। और अब आपसे कहते हैं कि जनाब आप ऐसे करें कि हम तो वर्क मालूम करना चाहते हैं, तो आप भी हमारी हेल्प कर दें कि हमें वर्क मालूम करके दे दें। तो फिर आपका ये जवाब नहीं बनता था कि ये सिलेबस से आउट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4, वर्क के टॉपिक से रिलेटेड है। हाँ, उसमें स्केलर प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट कि वो थ्रू आउट फिज़िक्स में मैंने अपने लेक्चर में बताए हुए हैं कि मुख्तलिफ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि पावर है, इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी तरह से जवाब आपके पास वही आएगा -15, बट विद दैट नाउ इट विल बी -15 जूल्स, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पेपर बनाने वाला भी जो है वो भी अगर थोड़ा सा सोचे तो वो आसान से क्वेश्चन को ऐसा कॉन्सेप्ट उठाकर दूसरे चैप्टर से, वेक्टर्स वाले चैप्टर से दे सकता है कि जिन स्टूडेंट्स ने फिर वो वेक्टर्स वाले बेसिक आइडियाज़, जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था अपने लेक्चर्स में, जो वेक्टर्स वाले आइडियाज़ मैंने बताए थे अपने लेक्चर्स में, तो वो अपने मेरे चैनल पर आप वो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी आपको मटेरियल मिल जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर F इज़ इक्वल टू Q V क्रॉस B है, ठीक है, दैट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट। अभी मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पर, पावर इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। किनेटिक एनर्जी जो है वो ½ mv.v है, ठीक है। इसी तरह से Fm की जो दूसरी इक्वेशन है I L क्रॉस B, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, फोर्स उसका आउटपुट है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है,
दैट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये हमें पता होना चाहिए है कि ऐसी चीज़ें वेक्टर्स से रिलेटेड हैं जो हमें तंग कर सकती हैं, तो हमें वेक्टर्स के चैप्टर को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए ताकि उनमें आइडियाज़ में हमें फिर प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, और ये 149 के सीरियल नंबर से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो जाहिर है दिस इज़ वेरी मच सिंपल एंड कॉमन थिंग। चूँकि डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हुआ है और यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास वेलोसिटी और स्पीड दोनों रखे गए हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए है वो क्या होना चाहिए है? वेलोसिटी वाला। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो वेलोसिटी का होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं डिस्टेंस कर दूँ तो ये स्पीड हो सकता है, और अगर मेजर ऑफ डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विद पैसेज ऑफ टाइम में कर दूँ तो ये क्या, फिर भी ये वेलोसिटी वाली हो जाएगी। तो थोड़ा सा जब स्टेटमेंट्स आप पढ़ते हो तो स्टेटमेंट्स को गौर से देखा करें कि वहाँ पर कोई ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसको आप जल्दी में स्किप कर जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है ना, दैट द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो डिस्टेंस जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाती है तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। सो दैट्स द रीज़न कि अब उसमें भी अगर मैं डिस्टेंस लगाऊंगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन करूंगा तब भी आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन अगर मेजर ऑफ डिस्टेंस होगा कवर्ड इन विद पैसेज ऑफ टाइम तो तब आपके पास ऑप्शन स्पीड वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है 6, जो कि 150 के सीरियल नंबर से आया हुआ है, और ये क्या बता रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज को रिलेटेड विद। नाउ दैट इज मच टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, कोई चीज़ें ऐसी भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी है, और ऑल ऑफ दी अबव है। ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन तो आपको इसलिए दिया हुआ है कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर वो ऑल ऑफ दी अबव वाला टिक करेगा और वो अपना क्वेश्चन का जवाब गलत कर देगा। बेसिकली जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम की बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलाइड कर रही है, लेट्स से दिस इज m1 एंड दिस इज m2, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो बेसिकली इनमें जो वेलोसिटी का चेंज आता है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हम किस पे डालते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डालते हैं, बिकॉज थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स यू द फोर्सेस इन पेयर। ठीक है, सो फोर्सेस इन पेयर का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर m1 m2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, लेट्स से f1, तो m2 f1 पर m1 पर दूसरी फोर्स अप्लाई करेगा, और उसकी वजह से m1 के मोमेंटम में भी चेंज आएगा, m2 के मोमेंटम में भी चेंज आएगा। लेकिन हम जब ये बात करते हैं तो हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, और उस पूरे सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर जाहिर है। उसको चेक करने के लिए हमें प्रॉपरली वेक्टर एडिशन का सहारा लेना पड़ता है। सो इस वजह से वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए है। और यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए है, ये चैप्टर 4 में आपके पास आता है, और वो बेसिकली कंजर्वेटिव सिचुएशंस में आपके पास आता है। ठीक है, चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एक नेचुरल और प्रिंसिपल है। ठीक है, तो उसमें आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपको इनवैलिड इस तरह से नज़र आती हो। सो इस वजह से आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अप्रोच करते हैं, विच इज़ सीरियल नंबर 174 क्वेश्चन in the same code. Which of the following best describes inertia? Now they are asking about inertia. तो जाहिर है inertia हमें पता है कि ये क्या है, ये बॉडी की ज़िद है। किस चीज़ की ज़िद? अपोजिशन
offered by an object to change its state। तो ज़रा देख लें कि अगर ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो बंद आंखों से उसको करें टिक कर लें। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू। अब ये देखें, वैसे यहाँ पर इसमें ये गिवन ऑप्शंस में आपको बी करेक्ट नज़र आएगा, लेकिन ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। यहाँ पर इसके मुताबिक ठीक है क्योंकि गिवन ऑप्शंस में यही उसकी देता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोशन हो। लेकिन चूंकि आप गिवन केसेस में ना तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इसका कोई रिलेशन है, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से है, तो एक ही मैस का मुख्तलिफ वेट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स है मरी पर उसका मरी में उसका एक वेट होगा, आईफल टावर पे उसका दूसरा वेट होगा, कराची में उसका तीसरा वेट होगा। सो दीज थ्री रीजन्स मरी, ठीक है, और लेट्स से अगर आप उसकी बात करते हैं यहाँ पर कराची की, जो कि अक्सरियत आपके बुक्स में भी उनकी एग्जांपल दी जाती हैं, लिया लेट्स है आप उसी बॉडी को मून पे ले जाएं, ठीक है, तो इन तीनों जगहों पर आपको वेट उसका मुख्तलिफ फील होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट आती है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये है, ठीक है। और मून में फिर ये वाला किस्सा भी हो जाता है क्योंकि उसका मैस भी डिफरेंट है और उसका ज़ाहिर रेडियस भी डिफरेंट है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू gm इज़ इक्वल टू 1/6 ऑफ ge है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस वजह से द ऑप्शन बी इज़ बेस्ट डिस्क्राइबिंग द टर्म इनर्शिया इन दैट केस, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं ये उस सब जो ईटा का जो टेस्ट कंडक्ट किया था यही 2023 में, और उसमें जो हमारे पास यहाँ इसमें ये जो हमारे पास क्वेश्चन है पहले वाला, ये 69 नंबर पर आया हुआ है। अब ये मुझे इसका कोड का पता नहीं है कि ये कौन सा कोड है इसका, ठीक है, क्योंकि मैंने जो मटेरियल डाउनलोड किया है उस पर कोड मेंशन नहीं है, बट जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है रिपीट कर रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है। और आपके लिए जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक तरह से पहले से सपोर्टिंग मटेरियल हो जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हमने आगे जाना है। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, अ बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट of 10 meter towards north and returns, ठीक है, back to its initial point by covering 10 meters towards south, ठीक है। its total displacement is, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, सिंपल सी बात है, ये अगर हम इसके इन डायरेक्शंस को यहाँ पर कंसिडर कर लें, ड्रॉ कर लें, तो ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब किसी भी एक पॉइंट से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है आगे की तरफ, और ये जाता है हाउ मच 10 मीटर्स, और फिर उधर से ही मुड़कर वापस आता है, तो ये यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, लेकिन आपको यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो 20 मीटर भी मिलेगा, 10 मीटर भी मिलेगा साउथ, 0 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ, और 0 मीटर। अब आप देखें यहाँ पर टेक्निकलिटी है, और वो टेक्निकलिटी क्या है कि ये भी करेक्ट आपको लग रहा होगा, ये भी करेक्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन आपके पास जो बिल्कुल करेक्ट रिज़ल्ट है वो ये है, क्योंकि यहाँ इस केस में आपको क्या चीज़ मिल रही है, नल वेक्टर। और अगर आपको नल वेक्टर का पता हो तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है विद ज़ीरो मैग्नीट्यूड। तो ये एग्जैक्टली उसी सिनेरियो को डिफाइन कर रहा है जिस सिनेरियो से ये नल वेक्टर बना है।
तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 72 सीरियल नंबर पे आया हुआ है इसी चैप्टर से, इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वालिटी, तो फर्स्ट लॉ है विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्वांटिटी ज़ाहिर फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, और इसमें आप देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम जब ये बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एफ ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और उससे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने से हमें ये पता चलता है कि डेल्टा वी ज़ीरो है, और डेल्टा वी के ज़ीरो होने से हमें ये पता चलता है कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन वेलोसिटी है, दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा एम्पलीट्यूड है, चौथा अमाउंट ऑफ वर्क है, ठीक है। और ज़ाहिर है यहाँ पर आपको वेलोसिटी का ही करेक्ट इक्वेशन फिगर मिलेगा। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ये ऑप्शंस थोड़े से मतलब मैं कहता हूँ कि इररेलेवेंट हैं, ठीक है। ये जैसे कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स को ये बता दिया गया कि बस इसी पे आपने ठीक करना है, ठीक है, मतलब टिक करना है। सो समटाइम्स ये अब ज़ाहिर क्वेश्चन के बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शंस इतने इररेलेवेंट दे दिए हैं कि उसमें जो मोस्ट रेलेवेंट है वो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी, स्पीड इस तरह की भी हो सकती थी, तो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ बन सकता था। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन अपने स्टेटमेंट से टफ हो, क्वेश्चन अपने उसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना उनसे भी टफ हो सकता है, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के बनाने वाले पर, ठीक है, और फिर उसके बाद उसके क्रैक करने वाले पर कि वो स्टूडेंट उसको किस तरह से क्रैक करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 73 है। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइज लॉ ऑफ इनर्शिया, अभी हमने बात की थी, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या सेटिस्फाई करता है? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ वेरिएबल फोर्स, कंडीशंस ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट, कंडीशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें अगर आप देखें कि जब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि सिग्मा एफ ज़ीरो होना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पर अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर एक बॉडी है और इस पर ये एक फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, दूसरी फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि ये बॉडी यहाँ पर फोर्स ये पड़ी हुई हो, ठीक है, दो फोर्सेस इस तरह से अप्लाई हो रही हों, F1 और F2, और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रही हो, और वो एक फोर्स उन दोनों फोर्सेस के इम्पैक्ट को क्या कर दे, नलीफाई कर दे। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इसमें ज़ाहिर है अब इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इसमें ये वर्टिकल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये वाले, और हॉरिजॉन्टल जो है वो इससे लड़ाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 74 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आते हैं। ये क्या है, ये किसके बारे में बता रहा है? व्हेन 5 टाइम्स मोमेंटम, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम बॉडी, देन द वेलोसिटी इज इक्वल टू। नाउ ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, 5 टाइम्स मोमेंटम, ठीक है, मतलब 5 टाइम्स मोमेंटम, ठीक है, और किनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो इसको हम किनेटिक एनर्जी के बराबर ले लेते हैं, हाफ mv²। और इसमें अब आपने क्या करना है, वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। सो दैट्स वेरी सिंपल। इन दैट केस आपके पास आ जाएगा, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 10, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू जो है ये ज़ाहिर है यहाँ पर एक वेलोसिटी भी कैंसिल हो जाएगी, और यह वेलोसिटी का जो वेलोसिटी की वैल्यू चूँकि ज़ाहिर है एक वहाँ पर कैंसिल हो गई थी, मैंने स्क्वायर हटा दिया है यहाँ से, तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास ये जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 76 वाला, क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में है। और क्या पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च किया जाता है
तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, हाईएस्ट पॉइंट है, बिटवीन हाईएस्ट लॉन्चिंग एंड हाईएस्ट पॉइंट है, और ऑल ऑफ द पॉइंट्स हैं। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ आ जाए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। और ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स है, वी वाई, ये वी है, ये वी एक्स है। आपको इसको आसानी के लिए वी आई भी लगा दें। अच्छा, अब इस केस में ये वाली जो वेलोसिटी होती है, इसके बाद इसके वाई कंपोनेंट में डिक्रीज आना शुरू हो जाता है इन जगहों पर आते आते, और यहाँ पर ये वाई कंपोनेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम हाइट पर। तो ज़ाहिर है ये वाला हिस्सा तो गया, तो ये वाला इस जगह पर तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो कट गया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एक आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें दोनों वेलोसिटीज़ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अपने पीक पर हैं, तो हम इस पर नज़र रख रहे हैं कि ऑप्शन ए ठीक है। लेकिन फिर सी पर भी जाते हैं, बिटवीन लॉन्चिंग एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो लॉन्चिंग पे तो ठीक है, प्रोजेक्शन और लॉन्चिंग पॉइंट एक ही है, लेकिन ये हाईएस्ट वाला पॉइंट ऑलरेडी हम कैंसिल आउट कर चुके हैं, और इस तरह से ऑल ऑफ द पॉइंट्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 102 इन द सीरियल नंबर। हमारे सीरियल नंबर पे ये 6 पे आ रहा है। द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मैसेज। नेट, गौर करें इस पे क्वेश्चन पे। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट है तो आपको ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं देने वाली। ठीक है, ये आपको देने वाली है एवरेज वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन उसमें भी एक एम्बिग्विटी थी। ठीक है, और उसमें वो ऑप्शंस भी उसी के मुताबिक देते। लेकिन यहाँ पर जब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है तो उसके साथ वो एवरेज की भी कर रहा है, और एवरेज में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के रिजल्ट देगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन ये नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए है। ठीक है, और ना तो ये इंफॉर्मेशन वेरिएबल वेलोसिटी को डिफाइन कर रही है। ठीक है, और वेरिएबल वेलोसिटी का बिल्कुल कंडीशन इसके ख़िलाफ़ है, ये इस वाली के। इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी एवरेज के बराबर नहीं होती। तो इसमें आपको ये बाकी पॉइंट्स की भी क्लैरिटी होनी चाहिए है। जो अच्छा, तो सेट 7 नंबर जो क्वेश्चन है, जो बेसिकली पेपर में 115 के सीरियल नंबर से आया था, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ऑफ अ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो होगी, लेकिन अब जाहिर है पहले आप ड्रॉ कर लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पास जवाब क्या होने वाला है। जाहिर है अगर कांस्टेंट टाइम के साथ उसमें वेलोसिटी में चेंजेस आ रही हैं तो आपके पास इस तरह से कुछ पॉइंट्स बनेंगे। इस टाइम के लिए एक आपको वेलोसिटी मिलेगी यहाँ पर, और उसका एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर होगा, और इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन आपको ये वाली शो करके बताएगी। और इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टाइम के साथ ये मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ के अगर आप वैल्यूज़ को देख लें, दे आर रिलेटिंग विद दीज वेलोसिटी वैल्यूज़, और ये मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स हैं इनके। तो इस तरह ये जो कर्व है ये वाइट वाली, या मिसाल के तौर पर आप इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह दें, ये इनका कंडीशंस पर अगर आप देखें, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, जाहिर है ओरिजिन से तो पास करेगी यहाँ पर। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, नो। ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ग्राफ इस तरह से बनता, ये वी होता, ये टी होता, और इस तरह से, तो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये पता आपको होना चाहिए। पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस ये हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेंशन किया था कि अगर हम इस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लें और ये बिल्कुल इस तरह पैरेलल ग्राफ चला जाए तो ये इन्फिनिट एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, इस तरह का, क्योंकि ज़ाहिर है
उसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ऑटोमेटिकली दैट्स नॉट पॉसिबल, ये इम्प्रैक्टिकल केस है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला ऑप्शन जो है ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट आएगा, ठीक है, बिकॉज ये ओरिजिन से पास कर रही है। सो ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास हुआ। तो क्वेश्चन के समझने के साथ साथ उसके साइड वेज जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उन पर भी गौर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 जो 116 के सीरियल नंबर से आया था। A projectile is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal axis के साथ उसका 45 डिग्री है और उसकी रेंज को हमने नाम दे दिया है R1। Another projectile is thrown at an angle of 45 डिग्री, लेकिन ये वर्टिकल एक्सिस के साथ है, आल गौर करना है, ठीक है। And its range is R2. The relation between R1 and R2 is, तो इस पॉइंट पर आप देखें कि ये सिचुएशन क्या बताई गई है। अगर मैं इसको इस तरह से कंसिडर करूं कि ये प्रोजेक्टाइल इस तरह थ्रो किया गया है कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री ऐसी इंटरेस्टिंग एंगल है कि ये एक्स एक्सिस के साथ भी 45 होती है और वाई के साथ भी 45 होती है। तो अगर R1 जो एंगल है उसके लिए भी 45 एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, और अगर ये वाई एक्सिस के साथ है तो इसका भी मतलब यही हुआ कि अगर ये 45 हो गया तो ये 45 विद एक्स एक्सिस हो गया। ये तब प्रॉब्लम बन सकती थी जब आप इस तरह की बात करते हैं कि ये मिसाल के तौर पर ले लें 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम बनता है कि अगर एक के बारे में ये कहा जाए कि एक 60 डिग्री का एंगल थ्रो किया गया है या 30 का, लेट से ये मेरे पास पहला प्रोजेक्टाइल होता जो 30 का होता और दूसरे के बारे में कहा जाता कि वो वर्टिकल के साथ 30 बना रहा है, तो उसका एंगल बेसिकली 60 कंसिडर होता। तो ये उस वक्त पर कन्फ्यूजन होनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर अगर स्टेटमेंट में प्रॉब्लम लग रही हो तो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों रेंज बराबर होंगे एंड यू विल गेट दी करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे पास जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो पिछले साल दोनों साल जो टेस्ट हुए थे उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे, तो उसमें क्वेश्चंस को हमने कोशिश की है कि उस पर डिस्कशन हो सके और उसमें जो उससे जो रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिफ़ाइन किया जा सके, ताकि आपको ये पता चले दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एनी टॉपिक और एनी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में किस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा। क्योंकि ज़ाहिर ये मैंने सारे फिज़िक्स के क्वेश्चन इन 2 साल एक साल में जो 2 टेस्ट हुए हैं 2023 में उस पर डिस्कशन की है। सो आई होप सो उसमें इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो कि आपके सामने अभी क्लियर हो चुके होंगे और उनकी सोल्यूशन आपको पता चल चुकी होगी। नेक्स्ट टाइम जब अभी हम चैप्टर 4 ख़त्म करेंगे वर्क एंड एनर्जी वाला, तो उसके बाद उसकी भी क्वेश्चंस कोशिश करेंगे। मैं इस तरह और भी बाकी क्वेश्चंस MCQs जो कि इस पैटर्न के होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है 2023 में जो दोनों टेस्ट आए हैं तो क्वेश्चंस में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं था, ठीक है, दे वर क्वाइट सिंपल, थोड़ी सी बस फोकस करने की ज़रूरत होती है और बिल्कुल ठीक ठाक से आपका पेपर हो सकता है, बहुत अच्छा स्कोर आप हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।